खरीदो, उधार लो और मर जाओ, बाय, बोरो, डाई का विचार 90 के दशक के मध्य में मैककैफरी नाम के एक टैक्स प्रोफेसर से आया था। वो फाइनेंस और कानून के छात्रों को पढ़ा रहे थे और उन्होंने यह वाक्यांश ये समझाने के लिए गढ़ा था कि टैक्स के नियम अक्सर धन के साथ नियमित वेतन की तुलना में अलग तरह से व्यवहार कैसे करते हैं। शुरू में इसका मतलब किसी अमीर व्यक्ति के नारे के तौर पर नहीं था, लेकिन समय के साथ ये शब्द असमानता के बारे में बड़ी चर्चाओं में फैल गया, जब रिपोर्टों से यह सामने आने लगा कि कुछ बहुत अमीर लोग वेतन पाने वालों की तुलना में कम टैक्स कैसे देते हैं। ये समझने के लिए कि यह काम कैसे करता है, आपको आय को उन लाभों से अलग करना होना जिन्हें अभी तक कैश में नहीं बदला गया है। वेतन पाने वाला व्यक्ति तुरंत टैक्स देता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे शेयर या संपत्ति है जिनकी कीमत लगातार बढ़ रही है, तो आप हर साल उस बढ़ोतरी पर टैक्स तब तक नहीं देते जब तक आप उसे बेच नहीं देते। यही अंतर इस पूरे दृष्टिकोण के केंद्र में है। जब लोग पहली बार इसके बारे में सुनते हैं तो यह हिस्सा थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। खरीदने, बाय के चरण का मतलब ऐसी चीजें चुनना है जिनकी कीमत कई सालों में काफी बढ़ने की उम्मीद हो, जैसे कंपनी के शेयर, रियल एस्टेट या यहां तक कि कलाकृतियां। अमीर लोग अक्सर इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उनके मालिकाना शेयरों की कीमत बढ़ती है, न कि इसलिए कि उन्हें बहुत ज्यादा वेतन मिलता है। वे संपत्ति को बेचने के बजाय अपने पास रखते हैं, जिससे उसकी बढ़ोतरी चक्रवृद्धि कॉम्पाउंड रूप से होती रहती है। इफ यू फाइंड द इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग, काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। दिस मोटिवेट्स अस टू कीप यू अपडेटेड। उधार लेने, बोरोइंग के चरण में ही असली मोड़ आता है। संपत्ति को बेचकर उस पर होने वाले लाभ पर टैक्स देने के बजाय कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा संपत्ति के बदले में लोन ले सकता है। बैंक इसके लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास गिरवी रखी गई संपत्ति, कलेटरल, काफी मजबूत होती है। लोन से मिली रकम का इस्तेमाल खर्चों या निवेश के लिए किया जा सकता है और इससे कोई ऐसी आय पैदा नहीं होती जिस पर टैक्स देना पड़े, क्योंकि लोन को कमाई नहीं माना जाता। ये प्रक्रिया तब तक चलती रह सकती है जब तक संपत्ति की कीमत उस पर लगने वाले ब्याज की लागत से ज्यादा तेजी से बढ़ती रहती है। कुछ लोगों को काफी फायदेमंद दरों पर लोन मिल जाता है क्योंकि बैंक उन्हें एक सुरक्षित ग्राहक के तौर पर देखते हैं। मरने, डाई के चरण का संबंध इस बात से है कि संपत्ति वारिसों को कैसे हस्तांतरित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में संपत्ति का लागत आधार, कॉस्ट बेसिस, जिसे भारत में इंडेक्सेशन कहते हैं, अक्सर मृत्यु के समय की कीमत के अनुसार फिर से निर्धारित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति पर पहले हो चुके लाभों पर बाद में टैक्स नहीं देना पड़ता। आलोचकों का कहना है कि इस व्यवस्था से एक पीढ़ी संपत्ति की बढ़ोतरी और लोन लेने का फायदा उठा लेती है, जबकि टैक्स का बोझ अगली पीढ़ी पर काफी कम पड़ता है। वहीं कुछ अन्य लोगों का तर्क है कि ये नियम व्यवसायों को जारी रखने और लंबे समय के लिए निवेश करने को बढ़ावा देते हैं। मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों पक्षों में से किसे ज्यादा महत्व दिया जाए। आम कर्मचारियों को अपने हर वेतन पर टैक्स देना पड़ता है, जबकि बड़ी संपत्ति रखने वाले लोग टैक्स देने की प्रक्रिया को लंबे समय तक टाल सकते हैं। इस रणनीति को अपनाने के लिए बड़ी मात्रा में संपत्ति, बेहतर बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच और ऐसे कानूनों की जरूरत होती है जो इसकी अनुमति देते हों। यही कारण है कि यह रणनीति ज्यादातर बेहद अमीर परिवारों तक ही सीमित रहती है। वित्त की कक्षाएं इसे एक ऐसे उदाहरण के रूप में देखती हैं कि किस प्रकार कर व्यवस्था का स्वरूप इस बात को प्रभावित करता है कि पूंजी किसके पास रहती है और धन किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। संक्षेप में इसे यूं समझा जा सकता है कि आम आदमी को जब पैसे की जरूरत हो तो वह संपत्ति का एक हिस्सा बेच देता है। इस प्रकार वह संपत्ति तो खो ही देता है, बिक्री पर टैक्स देता है और तीसरे, संपत्ति से जो भविष्य में आय होनी थी वह भी समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर अमीर व्यक्ति लोन लेकर संपत्ति और उससे होने वाली आय तो सुरक्षित रखता ही है, लोन पर टैक्स भी नहीं देता है। लोन पर वह जो ब्याज देता है वह संपत्ति की मूल्य वृद्धि से कम होता है। थैंक यू फॉर रीचिंग अप टू दिस पॉइंट। कीप विजिटिंग दिस चैनल. We try to cover lesser covered subjects but which are important for exams and knowledge.